का लॉन्गेस्ट रूलिंग का रिकॉर्ड जो है योगी जी तोड़े। उनके दिमाग को शनि कंट्रोल कर रहे हैं। वो कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे महाविनाश का जो है दृश्य नजर आएगा। कि आज का अफगानिस्तान ही कल को पाकिस्तान का काल बनेगा। अगले 100 साल तक राज करने के लिए जो बेस है, जो आधार है, जी, दैट इज RSS। क्या ये बहुत क्रूशियल पीरियड होगा 29 से 34 के बीच का? आदरणीय मोदी जी को सुरक्षा का दायरा तोड़ के बाहर नहीं आना। धर्म को छोड़ा तो 71 के बाद कांग्रेस का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। जी, भविष्यवाणी फिर हम समझे कि भाजपा की ओर ही अग्रसर कर रही है। बिल्कुल, डेफिनेटली 100 वर्ष में आपको दिखती है टीएमसी बंगाल में रहती हुई नजर आएगी? बहुत जल्दी होगा। नमस्कार, धर्मिया के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी करिश्माई शख्सियत जिनकी भविष्यवाणियां सत्यता की कसौटी पर खरी उतरी और इन्हीं भविष्यवाणियों ने भारत की दिशा और दशा दोनों को ही निर्धारित किया है। आइए स्वागत करते हैं हम विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेता शोका जी का। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को आज ये जरूर बता दूं वीडियो की शुरुआत से पहले ही कि 2004 से लेकर अब तक और शायद 2004 से पहले भी श्री संत बेता अशोका जी की अधिकतर भविष्यवाणियां सत्यता की कसौटी पर अक्षरता सत्य सिद्ध हुई है। जी हाँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत की हैट्रिक हो, केंद्र की राजनीति में सरकार बनाने की बात हो, योगी आदित्यनाथ जी के बैक टू बैक मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की बात हो, या फिर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, भव्य राम मंदिर का निर्माण, इसको लेकर इनकी भविष्यवाणी हो, या फिर स्टेट वाइज जितने भी इलेक्शंस हुए, फिर चाहे ठाकरे जी के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी हो या फिर हाल फिलहाल में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी हो, इनकी कही गई हर बात सत्यता की कसौटी पर खरी उतरी है। और अगर देखा जाए तो 2014 से लेकर अब तक की भविष्यवाणियां बैक टू बैक सत्य सिद्ध हुई है। और इन्हीं भविष्यवाणियों के बीच आज के इस वीडियो में हम श्री संत बेता अशोका जी से जानने की कोशिश करेंगे कि 2034 के बाद का समय क्या कहता है देश के भविष्य को लेकर, आने वाले 100 वर्षों का समय हिंदू राष्ट्र को लेकर क्या कहता है, इन आने वाले 100 वर्षों में भारत की तस्वीर विश्व पटल पर किस प्रकार से चमकेगी और किस तरह से बदल जाएगी, भारत का बदलता नक्शा क्या कहता है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी जो अधिकतर भविष्यवाणियाँ ट्रू हुई हैं, कांग्रेस को लेकर भी आपकी भविष्यवाणी अक्षरता सिद्ध हुई है। आपने हमेशा कहा है कि पीएम मोदी जी का जो एक नारा रहा था कांग्रेस मुक्त भारत का, तो इसमें आपने भी प्रिडिक्शन की थी, ट्रू हुई, लेकिन किस प्रकार से कांग्रेस का डाउनफॉल भी हमें देखने को मिला। और आपने कहा कि एक एक कांग्रेस नेता विहीन हो जाएगा, युवा विहीन हो जाएगा कांग्रेस, तो इस पर मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, अगर कांग्रेस के बारे में हम अगर भविष्यवाणी के बारे में देखें तो कांग्रेस का जो पास्ट है उसके ऊपर देखना पड़ेगा। जी, 15 अगस्त 1947 को जो देश का विभाजन हुआ था वो धर्म के नाम पे हुआ था। जी, और कांग्रेस ने बखूबी जो है धर्म को वो लेके चले, लेकिन 1971 तक आते आते उनका जो तुष्टीकरण और जातिवाद और उसे क्या बोलते हैं डिवाइड एंड रूल वाली जो पॉलिसी रही, उससे ये लोग अपने धर्म के रास्ते से भटक गए। जी, आप देखिएगा कि 71 से पहले कांग्रेस जो है कभी भी जो है अल्पमत में नहीं आई थी, हमेशा बहुमत में रही है और बड़े ढंग से इन्होंने जो है विजय प्राप्त की है। इनके मैक्सिमम जो लीडर थे, अगर आप बैक ट्रैक करेंगे तो या तो वो ब्राह्मण थे या अच्छे पढ़े लिखे लोगों को इन्होंने आगे लिया। बीच में आपका जो दलित और आपका जो बैकवर्ड क्लासेस का और इनका जो इन्होंने जातिवाद का जो एजेंडा लेके जो चले, तो उसमें कई नेता इनके जो हैं उसमें से भी आए, पर दैट आर नॉमिनल। अगर आप कंपेयर करते हैं तो दैट वर टोटली नॉमिनल। तो कांग्रेस जब धर्म से भटकी, जब उन्होंने तुष्टीकरण शुरू किया तो उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। तो अगर आप देखें तो 1947 से
देश में जो भी सरकार चल रही है वो धर्म के एजेंडे पे चल रही थी। जी। धर्म के एजेंडे से आप बाहर आए। 71 में आपने सेकुलरिज्म डाला संविधान में, इमरजेंसी लगा के डाला और देश को अव्यवस्थित कर दिया, जी। जिसका नतीजा था 71 के बाद कांग्रेस का डाउनफॉल शुरू हुआ। और वो डाउनफॉल किस तरीके से हुआ? आपका उनके जो मुख्य नेता थे वो एक एक करके जो है बाहर निकलते गए और वो अपनी पार्टियां बनाते गए। जी। चाहे वो बाबू जगजीवन राम थे, चाहे वो मुलायम सिंह जी थे, चाहे वो आपके लालू प्रसाद यादव थे, या फिर ममता बनर्जी थी, या फिर आपके हेमंती नंदन बोगना थे, सब जो है पार्टी में से निकलते गए। और भी कई स्टालवर्ड्स थे और उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि कांग्रेस में से स्टालवर्ड निकलते रहे, उन्होंने उनकी कोई परवाह नहीं की। जिस वोट बैंक की राजनीति पर वो काम कर रहे थे वो भी उनका कटता गया, क्योंकि हर एक के साथ हर एक वोट बैंक जुड़ा होता है। लेकिन लास्ट तक, अभी तक कांग्रेस ने जो है आपका राजनीति में से जो धर्म है, धर्म में भी हिंदू वर्ड के पीछे इस तरीके से पड़े तुष्टीकरण के कारण कि भाई हिंदू नाम नहीं आना चाहिए। एक विशेष वर्ग के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने वो हिंदू के जो है हिंदू जाति, या आप ये कहिएगा कि आदि सनातन को मानने वालों के बिल्कुल अगेंस्ट ऐसे ऐसे वक्तव्य है। चाहे वो आप राम मंदिर के अगेंस्ट कोर्ट में खड़े हो गए, या फिर उन्होंने जितने भी जो देश के हित के जो एजेंडे जो चले उसके अगेंस्ट वो कोर्ट में गए। आप एक एक करके गिनाओगे तो बहुत लंबा है, लेकिन नटशेल में जो ये है कि कांग्रेस के जो डिसीजन थे वो हिंदू धर्म, आदि सनातन के अगेंस्ट थे। तो जिसका कारण ये कि जहां वो धर्म की राजनीति से हटे, देखिए प्रोग्रेस कांग्रेस ने की, विकास कांग्रेस के उसमें हुआ जी। लेकिन द मोमेंट वो धर्म की राजनीति से हटकर उन्होंने धर्म के अगेंस्ट जिस बात पर भारत का विभाजन हुआ था, हिंदू राष्ट्र बना था, उधर पाकिस्तान बना था, द मोमेंट उन्होंने सेकुलरिज्म इसमें जोड़ा तो उनके सत्यानाश की पटकथा लिखी गई, जो अभी तक वो डाउनफॉल पे है। 71 के बाद देखेंगे एक दो इलेक्शंस में कांग्रेस ने 3 डिजिट में जो है सीट्स प्राप्त की हैं, लेकिन मैक्सिमम वो डबल डिजिट में और डबल डिजिट से भी नीचे जाने के कगार पे हैं। तो इस सब का कारण क्या था? जो बुद्धिजीवी वर्ग है, देखिए ये मैं आपको ज्योतिषीय विश्लेषण का जो आपका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है उसके आधार पर 1947 की कुंडली देखने के बाद आपको बता रहा हूँ जी। उसका रिजल्टेंट इफेक्ट ये हुआ कि युवा वर्ग को समझ आ गया कि हमारा भविष्य जो है वो अगर हम तुष्टीकरण के को बढ़ावा देने वाली पार्टी के साथ रहेंगे तो हमारा भविष्य अंधकारमय होगा, क्योंकि 80% जनता जो है भारत की जो आवाम है वो जो है आपका जो है जो एक विशेष वर्ग का तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस खड़ी होगी, तो उन्होंने 80% को इग्नोर किया। तो 80% के जितने स्टालवर्ड और बुद्धिजीवी नेता थे एक एक करके निकल गए, जिसकी मैंने बहुत पहले भविष्यवाणी कर दी थी। और वो आपने देखा मैक्सिमम स्टालवर्ड युवा नेता जो राइट और लेफ्ट में बैठते थे वो भी आप जो है पार्टी को छोड़ के जो उन्होंने एनडीए को ज्वाइन किया जी। तो इसका कारण यही था कि जिस आधार पर आपने राजनीति शुरू की थी, और मजे की बात यह जब तक आवाम को ये समझ नहीं आया कि इनके पीछे का एजेंडा क्या है, द मोमेंट पीछे का एजेंडा कांग्रेस की जो मानसिकता है जी। वो एजेंडा जैसे जैसे समझ आने लगा और कांग्रेस का पतन होने लगा।
कांग्रेस डिवाइड हुई, उसमें से जो लोग निकले अपनी अपनी पार्टियां बना ली, रीजनल पार्टी का जो है दौर आ गया। पहले रीजनल पार्टीज नहीं थी, 47 में 2 पार्टीज थी और छोटी मोटी अगर कुछ थी तो उनका वर्चस्व कहीं नहीं था। लेकिन कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण इन्हीं के लोगों ने इस चीज़ को एनालाइज किया कि अगर हम एक चंक को लेके बाहर निकल जाते हैं तो एक खास स्टेट पे हम राज करेंगे, जिसका आप रिजल्टेंट देखिएगा, चाहे वेस्ट बंगाल है, चाहे यूपी है, चाहे महाराष्ट्र है। तो सब बड़ी स्टेट्स में जो है आपका जो है जातिवाद के हिसाब के आधार पर उन लोगों ने जो है, जो लोग कांग्रेस से निकले थे वो उन्होंने अलग अलग स्टेट्स में अपनी बढ़त बना ली। 71 के बाद जो डाउनफॉल हुआ जी, और पर्टिकुलरली जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने देखा, इस चीज़ को एनालाइज किया कि भैया ये जो है, ये डबल डिजिट में आने वाला जो गेम है उसके पीछे की क्या थी। तो उन्होंने सामने जो उनके कंपटीशन में कांग्रेस तो है, क्योंकि कांग्रेस इस टाइम जो है भारत की सबसे बड़ी पार्टी है, जी, उसका जो पेनिट्रेशन है अच्छा था, लेकिन अब नहीं है, आधार वो खो चुके हैं। उस चीज़ को एनालाइज करके उन्होंने बोला कि जो है आपका जो परिवारवाद है इस पे अटैक किया जाए। फर्स्ट अटैक कांग्रेस पे था और उसके बाद में हर स्टेट में परिवारवाद पे अटैक हुआ। जी, लेकिन यहाँ मैं फिर वापस आ रहा हूँ, हिंदुस्तान की राजनीति में जब तक आदि सनातन हिंदू धर्म जी, और हिंदू राष्ट्र की बात होगी, जो पार्टी इसको करेगी वही देश पर राज करेगी। इस मानसिकता के लोग ही देश पर राज करेंगे। जी, अगर 75 साल में कांग्रेस ने मैक्सिमम टेन्योर जो है निकाला, तो वो तब तक निकाला जब तक उनकी बैक में जो क्या चल रहा है, वो क्या चाह रहे हैं, वो तुष्टीकरण के तहत में देश को डिवाइड तक करने के लिए तैयार थे। और उस मानसिकता को लेकर हमारे कुछ नेता ऐसे थे कि भैया अगर पंजाब भी अलग हो जाता है, खालिस्तान बन जाता है, उसका अगर मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो वो उसके लिए भी तैयार थे। बिल्कुल, तो ये चीजें जो हैं, मतलब राजनीति में आपकी इंटेग्रिटी सबसे बड़ा काम करती है। आज की डेट में दे पीपल आर नोवेयर, नोबडी आस्क्स देम। सर देखिए, यहाँ तो आपने हमें कांग्रेस के उत्थान से उसके पतन की एक फ्लैशबैक वाली पिक्चर दिखा दी, और ना सिर्फ मैं बल्कि धर्मज्ञान के जितने भी दर्शक हैं वो जानते हैं कि आपकी जो भविष्यवाणी हुई कांग्रेस के संदर्भ में हमेशा सटीक बैठी है। मुझे याद है 14 के इलेक्शन में भी आपने कहा था कि डबल डिजिट पे आ जाएगी, 2 डिजिट पे आ जाएगी, कांग्रेस आ गई। फिर आपने 19 में भी जब पीएम मोदी के जो दोबारा सरकार बनने की भविष्यवाणी की थी, तो आपने कहा था कि कांग्रेस 0 पे आ जाएगी, सिंगल डिजिट पे आ जाएगी। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके इन भविष्यवाणियों के बीच में, कांग्रेस मुक्त भारत के बीच में, हमें 1984 वाले रिकॉर्ड दौर को हम नहीं भूल सकते हैं। इंदिरा गांधी जी की उनके असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी जब आए थे तो 414 सीट्स कांग्रेस को देश ने ही दिलाए थे। कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आज जब हम बात करेंगे कि 34 के बाद की तस्वीर क्या कहती है, 2034 के बाद भारत के आने वाले 100 वर्ष, तो क्या इन 100 वर्षों में कांग्रेस नजर आती है आपको? देखिए, मैंने आपको अभी जो बताया डिटेल में वो यही बताया कि भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, जी, और उस धर्म के आधार को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, अब एक बिल्डिंग बनी है 1947 में धर्म के आधार पर आपका हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है। उधर जो है इस्लाम को मानने वाले थे और इधर जो है हिंदू धर्म को मानने वाले थे, एक आधार था। और मेन जो था वो था आपका सनातन धर्म। सनातन धर्म के अनुयायी जो हैं, चाहे वो सनातन से निकले धर्मों के अनुयायी हैं, वो सब अपने आप को हिंदू कहते हैं। ठीक, चाहे सिख है वो भी हिंदू है, चाहे जैनी है वो भी हिंदू है।
जो सनातन आदि सनातन को मानते हैं या आदि सनातन में से निकली हुई विचारधाराओं पर चलते हैं, जी वो सब जो है हिंदू हैं और हिंदुस्तान को एज ए हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं। जब ये कांग्रेस ने अपनी मेंटेलिटी शो की 71 में कि वो सेकुलरिज्म उन्होंने एंटर किया और फिर उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा इमरजेंसी लगा के बाई फोर्स इसको इम्प्लीमेंट करवाया और उसके बाद के रिजल्ट आपने देखे क्या हुआ। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को जेल भी देखना पड़ा, उनका असैसिनेशन हुआ और उसके बाद जो है 414 सीट्स जो हैं आपकी राजीव गांधी जी ने मिल गई उन्हें। मिली। अब वो 414 क्यों मिली, इसके पीछे की भी जो वो है, राजीव गांधी जी को 1984 में आरएसएस का फुल सपोर्ट था। दैट वाज द रीज़न ही गॉट। उस टाइम देश के हालात ऐसे थे कि देश की ज़रूरत थी, लेकिन सेकुलरिज्म वाला जो वो था, डिवाइड एंड रूल वाला वो था, या फिर तुष्टीकरण की जो नीति थी, वो उनके एजेंडे में एज इट इज़ होने के कारण उनको डाउनफॉल देखना पड़ा। जी नाउ कम टू योर क्वेश्चन। क्या कि 34 के बाद की अगर तस्वीर में देखिए, 34 से पहले हम 29 से 34 का, आप अभी जो है आपका 24 से 29 और 29 के बाद 29 से 34। जी मैंने आपको ये भविष्यवाणी की थी 2012 में कि नेक्स्ट 15 साल जो हैं वो सोशल मीडिया पे भी है और आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी है, कि नेक्स्ट 15 साल जो हैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे। थोड़ा सा सीट्स का डिवीजन जो है 24 से 29 वाले में जो है 415 प्लस की जो प्रोडिक्शन थी वो कहीं पर मेटरलाइज नहीं हुई। जी और उसी को लेके मैं आगे के 100 वर्ष का एजेंडा, अगर हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म होगा, जो पार्टी इस एजेंडे को प्रायोरिटी पर रखकर जी उसके बाद विकास को लेके और सबका साथ सबके विकास को लेके चलेगी, वो अगले 100 साल तक आप कांग्रेस का जो मानसिकता है, या तो कांग्रेस को मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी, जी उसको मतलब जो है पूरा प्रोडक्ट ही चेंज होगा। आप समझ रहे हैं बात, राजनीति में प्रोडक्ट ही चेंज होगा। जी प्रोडक्ट का मतलब पूरी मानसिकता चेंज होगी। तुष्टीकरण बाहर निकालना पड़ेगा। नंबर 2, आपका जो जातिवाद की जो राजनीति है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। अगर इन दोनों चीज़ों से बाहर निकलती है तो देखिए, जो 29 के बाद वाला, 29 से 34 वाला जो पीरियड है, जी ये बहुत टफ पीरियड होगा। यहाँ पर अपोजिशन महागठबंधन जो बनेगा वो बाई हुक एंड क्रोक उनकी एक ही एजेंडा होगा कि किसी तरीके से एनडीए को जो है हटाया। जी और एनडीए का अगर एजेंडा हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, आदि सनातन और आदि सनातन को का उत्थान करने के लिए जो जो अभी तक उन्होंने किया, जैसे राम मंदिर, जी काशी विश्वनाथ हो गया, अब आपका जो है मथुरा काशी, मथुरा और आपका जो है कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में और इधर आपका वृंदावन में, इसको अगर ये अपने हिसाब से डेवलप करते हैं, देखिए यूपी इज गोइंग टू बी द बेंचमार्क फॉर एंटायर इंडिया। जी पहले बेंचमार्क था आपका गुजरात, तो गुजरात में बेंचमार्क सेट करके माननीय मोदी जी जो हैं वो केंद्र में है। अब नेक्स्ट बेंचमार्क सेट होंगे आपके उत्तर प्रदेश में,
और उत्तर प्रदेश में जब बेंचमार्क सेट हो जाएंगे तो देन ही विल मूव टू सेंटर। हिंदू राष्ट्र का जो मुद्दा है उसमें जो है हिंदू धर्म आदि सनातन का जो एजेंडा है, जो पार्टी फर्स्ट प्रायोरिटी पर लेकर चलेगी जी, वो अगले 100 साल तक राज कर सकती है। और अगले 100 साल तक करने के लिए, राज करने के लिए जो बेस है, जो आधार है, जी, दैट इज RSS, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये मेरी भविष्यवाणी नोट कर लीजिएगा कि आने वाले 100 साल के अंदर, देखिए अभी जो है एक प्रधानमंत्री स्वच्छ छवि के हों या उनके कैबिनेट में अधिकतर मंत्री जो हैं स्वच्छ छवि के हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर भ्रष्टाचार है तो देश को जो ग्रोथ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। देश को अगर वो ग्रोथ चाहिए, यू वांट टू बी नंबर 1, विश्व में अगर आप नंबर 1 बनना चाहते हैं, सबसे बड़ी मार्केट आपके पास है, सबसे ज़्यादा युवा आपके पास है, उस बड़ी मार्केट को और उस युवा वर्ग को अगर आप ढंग से मैनेज कर लेते हैं तो आप ये देखिएगा कि विश्व में यू आर नंबर 1। उसके लिए ग्राउंड लेवल से आपको क्या करना होगा? करैक्टर वाले लोग जो साफ है, छवि वाले। जिन चरित्रवान लोग हैं, जिनको अपनी नहीं देश की बात करनी है। जी, जी, आज देखिएगा मोदी जी देश के लिए कहीं पे भी नहीं झुक रहे हैं। एक टाइम होता था कि अमेरिका की तरफ देखा जाता था, वो जो कहते थे उनके इशारे पे सरकारें चलती थी। जी, आज जो है अमेरिका को सोचना पड़ता है कि ये कहें या ना कहें। दैट इज द एक ही चीज़ है कि हमारे प्रधानमंत्री की इंटेग्रिटी, हमारे कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हैं, चाहे आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं, चाहे आपके गृह मंत्री हैं, दे पीपल आर हैविंग सो स्ट्रॉन्ग करैक्टर कि उनको आप कहीं पे डेविएट नहीं कर बिल्कुल। सकते, सर देखिए उनको जी, आप कहीं झुका नहीं सकते। दैट इज द रीज़न आज जो है हिंदुस्तान की छवि जो है पूरे विश्व में एक अलग ही उभर के आ रही है। और उसका रीज़न क्या है? क्लियर कट इंटेग्रिटी। मैं बात कर रहा था संघ RSS की। जी, अगर आप भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना चाहते हैं तो हर डिपार्टमेंट में आपका कैडर, RSS कैडर के लोगों का इंडक्शन बहुत जरूरी है। और किस कैटेगरी के लोग? कार्यकर्ता तो ठीक है, कार्यकर्ता में भी स्ट्रॉन्ग आपके करैक्टर वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रचारक बन जाते हैं या जो अपने जीवन को जो है बिल्कुल जो है राष्ट्र के निमित्त घर बार छोड़ के, सबसे बड़ा उदाहरण जो है आदरणीय मोदी जी। जी, और पिछले 11 साल में उन्होंने जो बेंचमार्क सेट किए हैं, अगर हर एक डिपार्टमेंट में RSS के करैक्टरफुल लोग अगर आते हैं तो आप ये देखिएगा कि ये जो भ्रष्टाचार वाली जो चीज़ है हर लेवल से ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। द मोमेंट भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाता है तो भारत जो है सोने की चिड़िया थी, आज भी सोने की चिड़िया है। भले ही अगर आप गोल्ड का वो लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है स्टॉक वो अमेरिका के पास है, लेकिन भारत सरकार पे गोल्ड का स्टॉक सिर्फ 980 टन है। अगर आप भारत के हर घर के गोल्ड को ऐड करते हैं तो वर्ल्ड में हमारे से आगे कोई नहीं, गोल्ड स्टॉक में भी मंदिरों को ऐड कर देंगे तो टॉप पे पहुंच जाएगा। टॉप पे पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीज जब एक चरित्रवान, और चरित्र कहाँ से बनता है? कलेक्टिवली अगर देखें तो आप अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जाते हैं तो वहाँ चरित्र का निर्माण है। जी, उनकी वेशभूषा से देखिएगा, कहीं पे भी
अहंकार अभिमान नहीं है। किस लेवल का बंदा है, अरबपति बंदा भी आपको नेकर में या अब तो फुल पैंट बनवा ली है जी में आपको नजर आएगा। और कहीं उनमें जो है अभिमान वाली बात नहीं है। आप उनकी बैठकों में जाइएगा तो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात होगी, चरित्र उत्थान की बात होगी। अगर ये चीज़ हमारे बेस में अगर प्रॉपरली इंडक्ट कर दी जाए और वहाँ से जो मटेरियल निकलता है, जातिवाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको तुष्टीकरण की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर जब आपके करेक्टरफुल लोग होंगे तो वो, और उसके लिए अभी जो है, देखिए कुंडली के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर भारत की कुंडली को देखा जाए, उसमें बीजेपी की कुंडली को देखा जाए, तो बीजेपी की कुंडली के, भारतीय जनता पार्टी की कुंडली में चंद्रमा जो है वृश्चिक का है जी और इधर वृश्चिक राशि माननीय मोदी जी की भी है, दोनों वृश्चिक राशि के। और फाउंडेशन जो भारत की अगर स्ट्रॉन्ग रखी है, इस टाइम जो है, एक टाइम था जब आर्मी को एक गोली भी चलाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती हाई थी। कमांड से जी। परमिशन लेनी पड़ती थी। आप अगर उधर से अब एक गोली आती है तो आप 100 भी चला देते हैं, नोबडी विल आस्क यू, बिल्कुल। बिकॉज यू मस्ट डू योर ड्यूटी। यस। आदमी किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम को जो डेलीगेट करके चलता है वो बहुत आगे जाता है। यू नो योर जॉब हाउ टू डू। जी तो उन्होंने आर्मी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की है। आज हमारे जो देश के जो इन्फेंट्री के हेड हैं या आपके एयरफोर्स के हेड हैं या नेवल हेड हैं, दे आर फुल्ली कॉन्फिडेंट। यू गिव अस ऑर्डर, विद इन 10 मिनट वी कैन क्लियर ऑल। बिल्कुल सर, तभी कहा जाता है मोदी है मुमकिन है। सर यहाँ मैं आपको रोकना चाहती हूँ क्योंकि अब हम बात करेंगे पीएम मोदी की कुंडली का एनालिसिस करना चाहेंगे। जैसे कि आपने आज के भारत के भविष्य के 100 वर्षों का भविष्य आज आप बता रहे हैं, आपका ये भविष्यवाणी है कि 29 से 34 के बीच में, यानी कि 29 से लेकर 34 के बीच में एक क्रूशल पीरियड होगा भाजपा के लिए। ये पीरियड अगर भाजपा निकाल लेती है तो आप समझ लीजिए कि आने वाले 100 वर्ष भाजपा यानी कि एनडीए के लिए होंगे देश की सत्ता पर। लेकिन इस बीच 29 से 34 के बीच में अगर बात की जाए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, तो क्या उनके लिए कोई बड़ा खतरा इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में जो मीडिया में जो खबरें हैं कि पीएम मोदी को 4 दफ़ा मारने की कोशिश की गई, ना सिर्फ भारत के अंदर, जो पंजाब में हमने देखा, भारत के बाहर भी, चाहे वो एसओ समिट में गए, जब पुतिन की गाड़ी में बैठे तब वो बार बार बचे। हाल फिलहाल में ये भी कहा जा रहा है कि चौथी बार भी उन्हें मारने की कोशिश की। CIA डीप स्टेट का जिक्र किया जा रहा है कि किस तरह से अमेरिका नहीं चाहता कि अब आगे पीएम मोदी की अध्यक्षता में भारत आगे बढ़े। तो मैं चाहती हूँ क्या ये बहुत क्रूशियल पीरियड होगा 29 से 34 के बीच का? देखिए, मैंने इसके लिए बहुत पहले भविष्यवाणी करती थी कि आदरणीय मोदी जी को सुरक्षा का दायरा तोड़ के बाहर नहीं आना, आपके ही चैनल पे की थी जी और बहुत कुछ देखने के बाद की थी। और मैंने साथ साथ में ये भी किया था, भविष्यवाणी की थी कि कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जी एंड इफ एंड रिजल्ट इज ओके, एवरीथिंग इज ओके। चाहे वो पंजाब में इन पे अटैक वाली बात थी, चाहे आपका चाइना वाली जो आपने ऐसे समिट देखा, दौरान, जी। अमेरिका मतलब जो है CIA जो है कुछ करना चाह रही थी, जी जी लेकिन वो KGB और इंडियन इंटेलिजेंस के इंटरवेंशन से जो है वो सारा जो है उनका गेम प्लान जो है चौपट हो गया। लेकिन भविष्य में भी देखिए, जो व्यक्ति क्लियर हार्ट का होता है और जो स्टार पोजीशन नरेंद्र मोदी जी की है, ऐसे व्यक्ति को किसी भी तरीके से आप उसकी अगेंस्ट अगर ऐसा कोई एक्शन करते हैं तो नेचर अपने आप जो है आपको उसका जवाब देगी। जी एंड दैट इज हैपनिंग। उनकी अकाल मृत्यु कहीं पे नहीं है, ओके वो हर उसमें से बचते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर उसमें जाके कूद जाए। जहाँ जहाँ प्रिकॉशंस एस्ट्रोलॉजिकली दी जाती हैं
उनको फॉलो करके उनको आगे चलना है। और वो मैं पिछली एक उसमें जो है मैं दे चुका हूँ इनकी, उसमें अगर आप निकालेंगे तो उसमें से आप निकाल कर आप इसमें दे सकते हैं। जी। तो आदरणीय मोदी जी जो हैं, इनकी लाइफ को ऐसा कोई थ्रेट नहीं है। अब आती है बात 29 से 34 का जो है इलेक्शन जो है वो इसलिए टफ होगा कि इस टाइम वर्ल्ड वाइड हर एक जो शक्ति है वो मोदी जी के अगेंस्ट काम करना चाहती है। वो चाहती है कि किसी तरीके से ये बंदा जो है अगले 5 साल के लिए सत्ता से बाहर हो, ताकि हम इंडिया ने जो ग्रोथ की है उसको दोबारा वीक कर सके। आज इंडिया ने हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा लिया जी। चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल है, चाहे तेजस है, चाहे इन्होंने जो आपका नेवी में जो आपको पनडुब्बी बनाई है, या इन्होंने जो शिप बनाए हैं, दे ऑल और एग्जाम्पल्स। एक टाइम था आपका डिफेंस से रिलेटेड ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां जो है वो बंद के कगार पर थी, क्योंकि सरकारें ऐसी थी वो चाहती थी कि सारा सामान बाहर से इंपोर्ट हो, सारा एम्यूनिशन इवन बुलेट तक बाहर से इंपोर्ट करने के उसमें थे, क्योंकि उसके पीछे जो है स्पीड मनी थी, फैसिलेशन था, तो हर एक आदमी अपना फायदा। 14 से पहले का कार्यकाल ऐसा था कि आपका सत्ता में आने के लिए कोई कुछ भी खर्च करने को तैयार था, है तो आज भी वैसा, लेकिन सत्ता से धनार्जन का जो माइंडसेट है वो निकल चुका है, क्योंकि अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो यू विल बी आउट फ्रॉम द सिस्टम। तो वो मोदी जी ने सेट किया। और आने वाले टाइम में जो मैंने बोला, देखिए मेरी इस बात को बहुत उछाला जाएगा कि ये बंदा जो है आरएसएस की बात कर रहा है, आरएसएस का पहले बीजेपी की बात करता था, अब आरएसएस की भी करने लगा। भविष्य के 100 वर्ष भी आपने आरएसएस के जो बता दिए। देश की जरूरत है, देश को इस टाइम जो जरूरत है, अगर आपने अगले 100 साल 125 साल 126 साल अगर आप चाहते हैं कि देश जो है, देश पर धर्म, हिंदू राष्ट्र का कंटिन्यूस आपका जो है ग्रोथ हो, उत्थान हो, तो आपको बेसिक अपने जो हैं फंडामेंटल्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रखने होंगे। अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप चंद वोटों के लिए तुष्टीकरण, अभी मैं देख रहा था कि बिहार में वो बोल रहे हैं कि भैया अगर हमारी सरकार आ गई तो हम जो है वक्फ बोर्ड के बिल को फाड़ के जो है कचरे में डाल देंगे। वक्फ बोर्ड का बिल में जो संशोधन किए गए वहाँ पे कहीं पे भी वक्फ बोर्ड वाले या मुस्लिम समाज को नुकसान नहीं। जो गलत है वो तो गलत है, लेकिन आप गलत को भी सही कर रहे हैं इसलिए कि क्योंकि आपको वोट बैंक को आकर्षित करना है। एंड इस तरीके के जो भी वक्तव्य देंगे दे विल बी ऑटोमेटिकली, देखिए आने वाले 10 साल में परिवारवाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। परिवारवाद का शुरुआत जो है 1947 से हुई और 1947 से 71 तक परिवार ही चला। देश पे एक परिवार का ही राज था, जो आस्ता आस्ता जो है अपनी गलतियों के कारण, तुष्टीकरण के कारण जो है वो डबल डिजिट में आ गई ये पार्टी। आने वाले टाइम में स्टेट्स में से भी ये जो परिवारवाद है ये बिल्कुल खत्म होगा। सर देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि 29 से 34 के बीच का पीरियड भाजपा के लिए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 29 तक पहुँचने के लिए, जैसे कि आप भविष्यवाणी कर चुके हैं कि 2029 का इलेक्शन भी पीएम मोदी जीतेंगे, पीएम मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपकी भविष्यवाणी आपकी नहीं है, मुझे याद है 2014 से पहले, 14 के आसपास के बीच में। जी, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर पीएम मोदी कि 4.0 वाली सरकार अगर आती है 2029 में जो बनती है, तो बनने से पहले क्या बेंचमार्क आपको लगता है कि पीएम मोदी सेट करेंगे कि जनता उन्हें ही चुनेगी? देखिए, सबसे बड़ा बेंचमार्क तो उन्होंने सेट कर दिया है। एवरीबडी वांट्स ग्रोथ,
विकास, और हर एक को अटेंशन चाहिए, और वो इन्होंने हर वर्ग को अटेंशन दिए। और विकास वाला काम अगर आप देखें तो इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड। इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6 पॉइंट समथिंग है जी 7 के आसपास पहुंचने वाली है, जो इस टाइम वर्ल्ड में सबसे टॉप पे है। तो ऐसे तो आपको जीडीपी ग्रोथ का कोई सर्टिफिकेट नहीं देगा, ग्रोथ हुई है तो होगा। और उन्होंने जिस तरीके से हर वर्ग में पेनिट्रेट करके उसकी हेल्प की है, चाहे आपका सेमीज हैं, स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रीज जो हैं उनको इन्होंने सपोर्ट किया है, चाहे महिलाओं को जो है आपका जो है लोन देके उनका ग्रोथ किया है, महिलाओं का चाहे आपका देखें तो विधानसभा के अंदर जो है उनका शेयर बढ़ाया है, महिलाओं को आगे बढ़ाया है, महिलाओं पे फोकस किया है, हर तरीके की उनको फैसिलिटीज दी है। और क्योंकि अब पुरुष प्रधान नहीं है देश, जी अब जो है दोनों बराबर हैं। आज की डेट में जो है कोई भी अपने आप को ये नहीं समझता कि हम कहीं पे आपसे कम है, चाहे वो महिला हो या पुरुष है, आपकी क्वालिफिकेशन है तो यू विल लीड। कई बड़ी बड़ी कंपनीज के हेड्स जो हैं महिलाएं हैं, इवन आपके जो है हमारे राष्ट्रपति भी महिला है, और उनको कहाँ से उठा के लाएं। तो आपको क्या लगता है कि 29 का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? 29 के चुनाव का मैंने बोला ना, पहला विकास तो हर एक को चाहिए जी लेकिन धर्म, अगर आपका धर्म ही नहीं रहा तो विकास किस काम का। जी आपका अगर धर्म ही नहीं रहा तो विकास किस काम का। आपके धर्म पे अटैक किया गया तो विकास किस काम का। 47 धर्म के आधार पे, धर्म को छोड़ा तो 71 के बाद कांग्रेस का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। जी मोदी जी ने या एनडीए ने धर्म को, हिंदू राष्ट्र को, सनातन के ऊपर साइमल्टेनियसली फोकस किया, जहां जरूरत थी वहां जरूरत पहुंचाई। जी उससे उनका जो एक ऑरा बना कि ये जो है तुष्टीकरण के लिए नहीं है। हिंदू राष्ट्र की नींव जो है वो 2014 में रखी जा चुकी है। ओके और इस एजेंडे को, हिंदू राष्ट्र के, हिंदू धर्म और आदि सनातन के एजेंडे को प्रॉपरली जो भी इंप्लीमेंट करेगा स्टेप्स में, देखिए 11 साल में बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, जो बेस है, जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत हो गई हैं। उनको आप इतनी जल्दी इनकम्बेंसी या बदलाव, अभी मैं देख रहा था कि बिहार में ही एक आपके कांग्रेस के बुजुर्ग लीडर हैं कि भैया वोट जो है बदलाव के लिए डालने चाहिए। बदलाव क्यों, जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो बदलाव क्यों। सब कुछ अगर ठीक चल रहा है तो फिर आपको क्या बदलाव क्यों। लगता है फिर बिहार में इस बार लालटेन जल पाएगी या फिर नीतीश जी की वापसी? वो तो उन्होंने आपका जो है मोबाइल जला के बता दिया अब लालटेन की जरूरत है, सबने बोला नहीं है। तो आपकी भविष्यवाणी फिर हम समझे कि भाजपा की ओर ही अग्रसर कर रही है? बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन इसमें प्रशांत किशोर का भी बहुत बड़ा रोल हुआ। तो वापस आते हैं, ये एजेंडा धर्म और राष्ट्रवाद जी का एजेंडा और हिंदू राष्ट्र का जो एजेंडा है, जब तक जो पार्टी इसको लेके चलेगी वो अगले 100 साल तक राज करेगी। और मेरे ख्याल एनडीए के खून में ये है, और उसका मेन रीजन है आरएसएस। जी और अगर देश का उत्थान करना है तो कैडर के जो टॉप शॉट्स हैं उनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए। हिंदू राष्ट्र के उत्थान के लिए, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए वॉलंटरी आना चाहिए, और राजनीति में आकर
उनको अपने करैक्टर का वो करना है कि भैया हम किस चरित्र से, किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, ये हमारा चरित्र है। राष्ट्र के अगेंस्ट हम कुछ नहीं सुन सकते। जो राष्ट्र के अगेंस्ट बात करेगा जी उसको उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। आप देखिएगा यूपी में रोड रोलर जो है उसका तहलका जो है विश्व में हर जगह है। जहां पर आपको डिसिप्लिन लाना है वहाँ बुलडोजर रोड चले। रोलर भेज दो, डिसिप्लिन अपने आप कायम हो जाएगा। बिल्कुल सर, देखिए यहाँ अब हमें बता रहे हैं आज 29 से 34 के बीच का जो पीरियड है, अब देखिए इस बीच 29 से 34 के बीच से पहले बंगाल का इलेक्शन हो जाएगा। क्या लगता है अगर 29 से 34 से पहले अगर बंगाल से ममता दीदी नहीं हटी तो आने वाले भारत के जो 100 वर्ष हैं क्या उसमें टीएमसी देखिए, के मैंने बंगाल के लिए बहुत क्लियरली भविष्यवाणी की थी कि वेस्ट बंगाल को आपको जीतने के लिए वहां से उस सिस्टम को हटाने के लिए जो वहाँ पे गंदा सिस्टम बन गया, जिस तरीके से वहाँ पर जो है महिलाओं के साथ अत्याचार होता है और आपका जो है एक खास वर्ग के लोगों की मेजोरिटी बढ़ने के कारण, बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन के कारण, पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन के कारण वहाँ की जो डेमोग्राफी है टोटली चेंज होगी। जी उस डेमोग्राफी को सेट करने के लिए कंसिस्टेंसीज की डेमोग्राफी जो है 75 से चेंज करना शुरू कर दिया था। उससे जो है एक खास वर्ग का वोट बैंक जो है इंपोर्ट हो रहा था, रेगुलर हो रहा था। तो पंजाब में भी आया है और जहां जहां पर जो सरकारें थी तुष्टीकरण वाली, तुष्टीकरण की मानसिकता वाली सरकारें थी, वहां वहां पर ये वोट बैंक इंपोर्ट हुआ है। उनके सब आधार कार्ड बने हैं, राशन कार्ड बने हैं, उनको जगह दी गई है, सरकारी ज़मीनें दी गई हैं, सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए था। लेकिन अब वो नहीं है। वेस्ट बंगाल से अगर आपको जड़ से ममता को और ममता दीदी की मेंटेलिटी वाले लोगों को हटाना है तो उसके लिए सबसे पहला जो है वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए जो है एनआरसी बहुत ज़रूरी है। एनआरसी के बाद जो है आप वहाँ जो लोग बाहर से आके सेट हो गए हैं उनको जो वापस भेजा जाएगा तो वो एक क्लीन कट वो आएगा और इलेक्शन जो है वो जो है राष्ट्रपति शासन के तहत होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शंस में बहुत ही अनियमितताएं होती हैं। पुलिस को भी बाय फोर्स उनसे वो करवा लिया जाता है जो वो नहीं चाहते। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा। मेरे पास ऐसे हैं टॉप शॉट्स वेस्ट बंगाल के जिनको साइडलाइन कर दिया गया, घर बिठा दिया गया, ऐसा काम दे दिया गया जहाँ पे उनको उनकी वैल्यू ही कुछ नहीं है, पोस्ट बहुत बड़ी है। जी तो बाय फोर्स अगर कहीं पे कोई आपको लेट डाउन करने के लिए अनियमितताएं बरत रहा है या बाय फोर्स जो है आपको नीचे गिरा रहा है तो आपको भी फोर्स का यूज करना तो पड़ेगा। आपको लग रहे स्टार्स परिवर्तन के दिख रहे राष्ट्रपति शासन के तहत बंगाल में अगर इलेक्शन होते हैं तो बंगाल का जो हिंदू है, अभी भी मेजोरिटी पॉपुलेशन जो वहाँ पे हिंदू हैं, 60% है, वो कभी नहीं चाहेगा कि ममता जो है बंगाल में जो है ममता दीदी का हो। दे विल जस्ट चेंज दैट। तो 100 वर्ष में आपको दिखती है टीएमसी बंगाल में रहती हुई नजर आएगी? बहुत जल्दी होगा। देखिए, ग्राउंड से मैंने बताया ना कि ग्राउंड से अगर आप भ्रष्टाचार को जी हटाना शुरू करेंगे तो जितने लोग इन्फिल्ट्रेट होके आए हैं उनका रिकॉर्ड है। जिन लोगों ने इन्फिल्ट्रेट करवाया दे विल कम विद नेशन और वो बताएंगे ये लोग जो है गलत आए हुए हैं, पॉकेट्स में से बाहर निकाले जाएंगे। और जब ये चीज स्टार्ट हो जाएगी तो आधे तो डर से भाग जाएंगे, आधे तो डर से भाग जाएंगे। ये जो रोहिंग्याज हैं या बांग्लादेशी हैं, ये लोग जो हैं देश का डिसिप्लिन खराब कर रहे हैं।
जितने भी आपके राइट्स होते हैं उसमें जितने भी नुकसान किए जाते हैं वो सब इन लोगों के द्वारा। पढ़ा लिखा आदमी कभी जाके लाठी नहीं उठाएगा, कभी पत्थर नहीं उठाएगा और कभी देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बिल्कुल सर। देश की संपत्ति को वही नुकसान पहुंचाता है जिसको लगता है कि ये देश मेरा नहीं और ये संपत्ति मेरी नहीं। बिल्कुल। मैं तो एक नए पैसे की भी देश की संपत्ति का नुकसान नहीं दे सकता और ना ही कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, 29 के बाद का भविष्य 100 वर्षों का, और जैसे कि आप भविष्यवाणी कर ही चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सेंटर में आने की, उन्हें हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री उनके बनने की भविष्यवाणी। अब अगर आपकी भविष्यवाणी ये अक्षरतः सत्य सिद्ध होती है, सत्यता की कसौटी पर अगर पूरी दुनिया को, हम सबको नजर आती है, तो सबसे बड़ा मसला आ जाता है कश्मीर का। कश्मीर में कश्मीरियों की वापसी 370 हट चुकी है, लेकिन क्या अभी भी हम वहाँ जाके कुछ अपना व्यापार, कुछ रोज़गार खोल सकते हैं, वहाँ पे हम ज़मीन ले सकते हैं, कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं भारत को? तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या लगता है योगी जी के आने के बाद कश्मीर कितना बदलता हुआ आपको नज़र आता है? क्या स्टार पोजीशंस दिखती हैं? देखिए, योगी अभी तो मोदी युग है, लेकिन मोदी युग से भी बहुत खतरनाक विरोधियों के लिए, देश के अगेंस्ट चलने वालों के लिए, आतंकवादियों के लिए, जिहादियों के लिए मोदी से भी बहुत खतरनाक होगा योगी का युग। अच्छा। और योगी के युग में जो आपके फाउंडेशन डाली जाएगी देश की, जी। जो करेक्शन होंगे, मैंने बताया ना कि ग्राउंड से अगर आपको सफाई करनी है तो वहां चरित्र वाले लोग होने चाहिए। जी। आज क्या है, मंत्री महोदय से मिलने के लिए अगर आप जाते हैं तो गेट कीपर को 500 रुपये देने पड़ते हैं, नहीं तो आप अंदर नहीं जा सकते, या आपका सुबह से शाम तक वेट करने के बाद ही आपको कोई मिलने देगा। तो ये करप्शन जो है अगर जीरो से खत्म होता है, वहां पे सब जगह चरित्रवान लोग पहुंचेंगे तो ऊपर तक नीचे की प्रॉब्लम पहुंचेगी। देखिए, कोई भी कंपनी, मैं राजनीति को एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी से कंपेयर करता हूं, कोई भी कंपनी वो ग्रो करती है जो ग्राउंड वर्कर है उसकी बात को सुनती है। जब चेयरमैन सीधा आके पूरे अपनी यूनिट को नीचे से, ग्राउंड से लेके टॉप तक के लोगों की बात को सुनते हैं, तो अब उनको पता लगता है करप्शन कहां पर चाहिए। जी। कई बार जो होता है, जो आपका एसी रूम से बैठ के काम होता है वो आपका कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, और उसी के कारण जो है बड़ी बड़ी कंपनियां डूबती हैं और बड़ी बड़ी आपकी जो है पार्टियां डूब जाती हैं। जी। कांग्रेस का कल्चर एसी रूम वाला हो गया था, ग्राउंड से वो लोग खत्म हो गए थे। दैट इज द रीज़न आने वाले टाइम में 2029 से 34 में बहुत बड़े गेम होंगे, बहुत उथल पुथल होगी, देश में अराजकता फैलाने का भरसक प्रयास होगा। जी। लेकिन क्योंकि ग्रह दशा ऐसी है, 2029 से 34 में अगर आपने एनडीए को मजबूत किया, जो कि 24 से 29 में होनी चाहिए थी, जो मैंने भविष्यवाणी की थी कि 400 प्लस सीट्स अगर एनडीए लेगी, लेकिन ग्राउंड पर, ग्राउंड का मतलब कहीं पर ग्राउंड से उनको वो फेवर नहीं मिला। अगर ग्राउंड वर्कर ने जैसी प्रेडिक्शन थी वैसा कार्य किया होता तो ये 400 पार होते। जी। आज देश के हालात बिल्कुल बदले हुए होते, लेकिन फिर भी मोदी हैं। कोलिशन सरकार में भी उन्होंने जो डिसीजन लिए वो मेजॉरिटी सरकार के हैं। यहाँ मैं एक और भविष्यवाणी आपको कर रहा हूँ कि आने वाली जितनी भी सरकारें होंगी उसमें जो है 2029 से लेके 34 का पीरियड, या 2064 से लेकर 2069 का पीरियड, या 2074 से लेकर 2079 का पीरियड, या फिर 2114 से लेकर 2119 का पीरियड,
या फिर 2129 से लेके 2134 का पीरियड, इस पीरियड में, इस कार्यकाल में जो है सरकार डगमगा सकती है। जी। अदरवाइज आने वाले 126 साल यानी कि 2014 से लेकर 34 तक, 2152 तक जी जी जी, की जितनी भी गवर्नमेंट बनेंगी 135 साल, ये फुल मेजोरिटी की होंगी, अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगी। इन बिटवीन जो मैंने ईयर दिए, बाई हुक एंड क्रूक, अगर अपोजिशन किसी भी तरीके से कहीं सक्सेसफुल हो जाती है तो उनका टेन्योर पूरा नहीं होगा। लेकिन जहाँ तक बात बीजेपी की है या जहाँ तक बात एनडीए की है, उनका टेन्योर कंप्लीट होगा, 5-5 साल की चलेगी और आने वाले 126 साल जी, का जो मैं देख रहा हूँ भविष्य, उसमें अगर रूलिंग पार्टी, वो कोई भी हो सकती है, अगर वो धर्म का राजनीति, हिंदू राष्ट्र की उत्थान की राजनीति और आदि सनातन के उत्थान की राजनीति, इसको मद्देनजर रख के विकास के साथ आगे चलती है तो उनको कोई हिला नहीं सकता। सर, योगी आदित्यनाथ कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर को भयमुक्त कर पाएंगे? डेफिनेटली 100%। मैंने बताया कि मोदी युग में और योगी युग में बहुत बड़ा अंतर होगा, जमीन आसमान जितना। बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर होगा। जहाँ तक देश में अस्थिरता फैलाने वाले लोग, देश के विरुद्ध चलने वाले लोग, ये देश के विरुद्ध वक्तव्य देने वाले लोग, जब भी ये लोग, इन लोगों को देश को छोड़कर जाना पड़ेगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में से अपराधियों को उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना पड़ा, या तो आपका जो है शरीर छोड़ना पड़ा या फिर स्टेट छोड़ के गए। जो स्टेट छोड़ के चले गए वो बच गए, जिन्होंने नहीं छोड़ा और अपने कार्यशैली को कायम रखा, दे आर नो मोर। यहाँ मैं एक चीज़ और एस्ट्रोलॉजिकली बताना चाहता हूँ जी। देखिए, 1947 में जो देश का विभाजन हुआ था, धर्म के आधार पर हुआ था, 3 ग्रह, शनि, राहु और केतु, इनको अगर आप कायम कर लेते हैं का मतलब इनसे आप इनको प्रॉपरली यूज करते हैं। शनि न्याय के देवता है, तो न्याय प्रणाली बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए जी। वहां पर तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। अगर हमारे देश की न्याय प्रणाली जो है स्वच्छ है, बिल्कुल वहां पे ऊपर स्वच्छ छवि के लोग हैं, कैश पकड़ी नहीं जाती है, तो आप ये देखिए देश को कोई भी कहीं पे भी रुकावट नहीं है। दूसरा है राहु जी। राहु बोलते हैं कोतवाल। जो व्यक्ति अपराध करता है उसको कहीं पे भी बैठाओ, खींच के लाओ और उसको जो है दंड मिलना चाहिए। आजकल जो है करोड़ों अरबों का घोटाला करने के बाद सजा भी हो जाती है, लेकिन किसी ना किसी बैकग्राउंड पे जो है सजा होने के बाद भी जो है छूट जाते नहीं है, घर में आराम करते हैं, इंटरिम बेल में बाकी सब कुछ करते हैं, लेकिन स्वास्थ्य का नाम लेके जो है वो वहां से बाहर आ जाते हैं। जिसको जो सजा हुई है वो पूरी सजा उसकी होनी चाहिए। तीसरा है केतु। केतु जो है ये काउंसलर है। जिस पार्टी में गलत काउंसलर होंगे, गलत मुद्दों को उठा के लड़ाई करेंगे, उस पार्टी का वैसे ही पतन होगा जैसे कांग्रेस का हुआ। राम मंदिर के अगेंस्ट आपने मुद्दा उठाया, आपने राम सेतु पे सवाल खड़े किए, राम सेतु पे मुद्दा उठाया, आपने रिजर्वेशन पे मुद्दा उठाया, आपने अपराधियों को रात को 12 बजे कोर्ट खुलवा के उनकी जो है सजा को कम करने के लिए आपने जो है एक डेलीगेशन ये और साइन करके जो है उस पर
डिसीजन को डेविएट करने की कोशिश की। कसाब को भी आप उससे मुक्त करना चाहते थे। जी। तो इस मानसिकता के जहां पर काउंसलर होंगे, जिस पार्टी में काउंसलर होंगे, वो गर्त में जाएगी। तो ये तीन जो है वर्तमान रूलिंग पार्टी जो है, अगर शनि, राहु और केतु को कायम कर लेती है, राहु के थ्रू जितने कल्प्रिट्स हैं उनको खींच के बाहर लाओ, जेल में ठोको, और उनके अगेंस्ट अगर गलत काउंसलर खड़े होते हैं उनको भी ले जाओ, और उसके बाद जो है शनि के न्याय निष्पक्ष हो, उसमें कहीं कुछ ना हो। देखिए, शनि का न्याय तो आप फॉर द टाइमिंग, अगर किसी का समय खराब है तो उसके अगेंस्ट जा सकता, अदरवाइज एंड रिजल्ट जो है शनि न्याय के देवता जी। हैं, वो न्याय करते हैं, और कल्प्रिट जो है वो जेल के पीछे होगा। आने वाले 10 साल, ये 2.5 साल और उससे अगले 7.5 साल, जब तक शनि जो है आपके मीन राशि में रहेंगे, तो ये जो समय है, इस समय में मीन राशि में तो 2.5 और 1.5-4 साल होगा, जी। लेकिन मीन के बाद भी जब ये मेष में आएंगे तो बहुत ये इस तरीके के लोग जो हैं बहुत बुरी तरीके से चटवाएंगे। मैक्सिमम लोग जो कल्प्रिट्स हैं, जिन्होंने कुछ भी गलत किया होगा, दे विल बी बिहाइंड द बार। तो मोदी जी को या एनडीए को इस चीज़ पे फोकस करना है। अगर ये आने वाले जो इनके 34 के बाद का 29 से पहले जी। अगर इस चीज़ को, इन तीनों को, शनि, राहु और केतु को कायम कर लेते हैं, जी। तो अगले 100 साल इनके हैं। कोई इनको विस्थापित नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से नहीं कर सकता, जब तक कि अपोजिशन को अपना एजेंडा बिल्कुल राष्ट्र धर्म हिंदू राष्ट्र का नहीं बनाना, जब तक वो ये नहीं बनाएंगे, इस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे कि दिस इज द नेसेसिटी ऑफ नेशन, जी। तब तक अपोजिशन नियरिंग टू जीरो है। सर देखिए, अमूमन सोशल मीडिया पे तमाम एस्ट्रोलॉजर्स भाजपा के लिए 20 से 25 सालों का समय बता रहे हैं, लेकिन आपने विथ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ भाजपा के लिए, या फिर मैं कहूँ कि एनडीए के लिए 34 के बाद 100 वर्षों का समय बता दिया है। लेकिन इन 100 वर्षों में से अगर हम देखेंगे, हिंदू राष्ट्र वाली छवि देखेंगे, सनातन के उत्थान की बात करेंगे, इन सब के बीच अगर योगी आदित्यनाथ की भी अगर हमें लीडरशिप देखने को भी मिलेगी भविष्य में, योगी आदित्यनाथ जी के बाद भी जितने भी लीडर्स हमारे भारत को लीड करेंगे, इन सब की लीडरशिप में क्या कैलाश पर्वत, क्या लगता है आपको, कैलाश पर्वत, अक्साई चीन, क्या भारत में इनकी वापसी हो पाएगी? देखिए, मैंने आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में एक बात बताई कि मोदी जी से योगी जी का जो कार्यकाल है वो बहुत स्ट्रांग होगा। जी बिल्कुल। ठीक है, और योगी जी किसी को भी इस तरीके से बख्शेंगे नहीं। दूसरा, मेरी बहुत पुरानी भविष्यवाणी है कि हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है। हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होने के बाद हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री आपके माननीय योगी आदित्यनाथ होंगे, और इनका जो कार्यकाल होगा न भूतो न भविष्यति। जवाहरलाल नेहरू की लॉन्गेस्ट रूलिंग का जो रिकॉर्ड है वो मोदी जी तोड़ेंगे, और मोदी जी का लॉन्गेस्ट रूलिंग का रिकॉर्ड जो है योगी जी तोड़ेंगे। इसके बाद, ये बात बड़े ध्यान से सुनिएगा जी। इस दौरान देश की फाउंडेशन इतनी मजबूत हो जाएगी, चरित्रवान लोग राजनीति में आएंगे। चोरी, घूस खोरी वाले, गुंडा तत्व, असामाजिक तत्व राजनीति में कामयाब नहीं होगा। उसके लिए जो बेस है, ग्राउंड है, अगर वहां पर आप निस्वार्थ कार्य करने वाले जैसे मोदी जी, ऐसे नेता अगर बाहर आते हैं, और उसका जो आपका जो वो है, वो प्लेटफॉर्म है आरएसएस, वहां से लोगों को
आप चाहे आर्मी में लेते हैं, चाहे इंटेलिजेंस में लेते हैं, या जितनी सर्विसेज हैं, बैकग्राउंड में फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन के साथ में आपका जो है हिंदू राष्ट्र के बारे में जानकारी, राष्ट्र हित के लिए सोचने वाले मानसिकता वालों को अगर आप लेके चलते हैं तो आने वाले 100 साल मोदी जी के कार्यकाल के बाद का कार्यकाल जो योगी जी का होगा जी। और उससे आगे का जो कार्यकाल होगा वो उससे भी स्ट्रांग होगा। रीजन ये है कि मैंने बताया फाउंडेशन जो है हमारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारे जो लोग ऊपर आने चाहिए, जो चयन हो किसी भी डिपार्टमेंट का, उसमें करैक्टर सबसे सर्वोपरि होना चाहिए, चरित्र। और वो फाउंडेशन जो है हिंदू राष्ट्र वाली, हिंदू धर्म वाली, आदि सनातन वाली, आपको वो फाउंडेशन सिर्फ आरएसएस में। जी। वहां से अगर आप उस कैडर से आते यानी कि हम वापसी देख सकते हैं। हैं जी, हम वापसी देख सकते हैं फिर अक्साई चीन और कैलाश पर्वत की। 100%। ओके। 100%। रीजन क्या है? मैं कंप्रोमाइज क्यों करता हूं? मुझे कोई फायदा हो रहा होता है तो मैं कंप्रोमाइज कर लूंगा, जी। लेकिन आने वाली जो लीडरशिप है वो कंप्रोमाइज कहीं नहीं कर रही है। आप मोदी जी को देखिए, कहीं कंप्रोमाइज करते हैं? बिल्कुल। जहाँ राष्ट्र धर्म की बात आती है, या हिंदू राष्ट्र की बात आती है, हिंदू धर्म की बात आती है, सनातन की बात आती है, कहीं कंप्रोमाइज नहीं करते हो। अच्छा सर, आपकी एक भविष्यवाणी है चीन को लेकर कि चीन खंड खंड होंगे, उसके टुकड़े टुकड़े होंगे। अब की नहीं है, मुझे पता है, ये बहुत पहले की भविष्यवाणी है। 9 भागों में चीन बटेगा, 5 भागों में पाकिस्तान। बिल्कुल, 9 भागों में चीन बटेगा, 5 भागों में पाकिस्तान। लेकिन अगर आज के हालात पे मैं देखूं, अभी वर्तमान स्थिति ऐसी है कि भारत और चीन के रिश्ते और बेहतर होते जा रहे हैं। दोनों की जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं वो भी खुल चुकी हैं। भारत से आप सीधा चीन जा सकते हैं, चीन से भारत आ सकते हैं। तो ऐसे माहौल को देखते हुए जो आपकी भविष्यवाणी 9 टुकड़ों में कटने की, क्या ये सब कुछ योगी जी देखिए, के में ये होगा? भविष्यवाणी है। भविष्य के गर्त में क्या छुपा हो मैंने आपको बता दिया। जी कब होगा स्पेसिफिक टाइम क्या वो तो नहीं दिया मैंने, जी जी जी। लेकिन ये चीजें हैं, होंगी। अब पाकिस्तान के 5 टुकड़े वाली जो भविष्यवाणी थी बहुत पहले की गई थी। जी इसी के साथ में एक भविष्यवाणी और की गई थी 1 साल पहले, शनि के वक्री काल। 29 नवंबर 2025 से पहले पहले देश के अंदर, विश्व के अंदर बहुत बड़ी अस्थिरता देखने को मिलेगी, जी। बहुत ज़्यादा उथल पुथल होगा। ये भविष्यवाणी आपकी पिछले साल में आप देखेंगे तो हो रखी है। ट्रंप के बारे में भी की थी। अभी ट्रंप जो हैं ये डगमगाए हुए हैं, क्योंकि ट्रंप की जो राशि है वो है मीन राशि, शनि और की मीन राशि पे शनि की 7.5 चल रही है। उनके दिमाग को शनि कंट्रोल कर रहे हैं, शनि घुमा रहे हैं। वो कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे बहुत बड़े महाविनाश का जो है दृश्य नजर आएगा। तो ट्रंप ही कारण बनेंगे तृतीय विश्व युद्ध क्यों? हाँ जी, बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आपको क्या लगता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब आगे कैसे रहेंगे? देखिए, जहाँ तक डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिप्लोमेसी की बात है, तो इस टाइम जो है इंडिया इज़ द बेस्ट इन ऑल फ्रेंड्स। अगर आप इंडिया के अगेंस्ट की कोई बात करते हैं तो यू आर आउट फ्रॉम द दैट टीम। अगर फेवर की बात करते हैं यू आर एक्सेप्टेड, वेदर इट इज़ आपका यूएसए और आपका चाइना। जी आप हमारे हित की बात करते हैं, हम आपके साथ हैं। हमारे हित की बात करते हैं, आप भले ही अमेरिका हो, नो स्पेस। ओके सर, इन सब के बीच अगर बात करें अफगानिस्तान को लेकर, तो क्या लगता है कि आज का अफगानिस्तान ही कल को पाकिस्तान का काल बनेगा? बिल्कुल, डेफिनेटली काल बनेगा। रीज़न है, वो जो पगड़ी वाले हैं ना, बहुत खतरनाक है। तालिबान। वो किसी भी तरीके का अन्याय पसंद नहीं करते। जी और इस टाइम जो पाकिस्तान में हो रहा है, जिस तरीके से मास किलिंग हो रही है, जिस तरीके से आवाम को त्रस्त कर दिया गया है, जिस तरीके से वहाँ महंगाई है, जिस तरीके से ऊपर से लोग जो हैं लूट खसोट कर रहे हैं, गरीबों की तो बहुत ही बुरी हालत है। आप देखिएगा वहाँ पे कमोडिटीज़ का क्या हाल है, क्या प्राइस है।
₹750 किलो आपका टमाटर है, तो लोग क्या खा रहे होंगे, देखने को नहीं मिल रहा होगा। यानी कि हम ये समझे कि पाकिस्तान की नियति में, कुंडली में उसका खंड खंड होना लिखा ही है, निश्चित ही है। बिल्कुल डेफिनेटली लिखा है, क्योंकि देखिए आसिफ मुनीर, इसकी मेष राशि है। जी। मैंने आपको शहबाज शरीफ की भी बताई थी। आपकी उनकी जो है कुंभ राशि है, पाकिस्तान की जो है आपकी धनु राशि है। तो ये तीनों चीज़ों को अगर आप कंबाइन करते हैं तो शनि इनको बख्शेगा नहीं। इन्होंने जो कर्म कर रखे हैं, जी। जो इन्होंने पास्ट में कर्म कर रखे हैं, उसका एक एक पाई पाई का हिसाब इनको देना पड़ेगा, चाहे वो शहबाज शरीफ हैं, चाहे आसिफ मुनीर हैं, चाहे आपका पाकिस्तान है। तो इनको विघटन की भविष्यवाणी मैंने बहुत पहले कर दी थी, 6 साल पहले की भविष्यवाणी है। सर बात करूँ अगर बांग्लादेश की इसलिए क्योंकि मोहम्मद यूनिस के बाद अब बांग्लादेश भारत को भी आंख दिखाता है, और ये वही बांग्लादेश आप भी जानते हैं जिन्हें इंदिरा गांधी जी के दौर पे पाकिस्तान से अलग किया गया था। बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्ति दिलाई गई थी, और आज यही बांग्लादेश पाकिस्तान की गोद में जाके बैठा हुआ नजर आता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के आर्मी ऑफिसर्स एक दूसरे से मिल रहे हैं, दोनों के बीच के जो व्यापार जो अब तक बंद था वो पूरी तरह से खुल गया है। तो क्या हम ये समझे कि आज का यही बांग्लादेश अगर पाकिस्तान के साथ जाके मिल जाता है तो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा भविष्य में साबित हो सकता है? देखिए, हम लोगों को अपने धर्म ग्रंथों पे जी। और अपने धर्म गुरुओं की वाणी पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। वो लोग जो कह गए हैं बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। हमारे धर्म ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ है। इस्लाम के बारे में, इस्लाम अभी आया नहीं था, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है जी। कि ऐसे ऐसे इस्लाम का उत्थान होगा और ऐसे ऐसे पतन होगा। सिखों के दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने एक खास वर्ग के लिए अपनी वाणी में ये बोला कि इन पर किसी भी तरीके का विश्वास नहीं करना चाहिए। और ये आने वाले हिंदुस्तान के जितने भी आपके नेता हैं उनको दिमाग में रखना चाहिए। तुष्टीकरण के तहत इतना आप हृदय को मत खोलिएगा कि आपके अंदर घुस के आपके हृदय को ही कोई निकाल कर दिया। जी। बांग्लादेश में जो हो रहा है, या पाकिस्तान जो चाह रहा है, या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो होने वाला है, 29 नवंबर से पहले पहले आपके सामने आ जाएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया को अगर इन्होंने किसी भी तरीके से इन्वॉल्व किया तो इंडिया इनको जो है कहीं का नहीं छोड़ेगा। जी। इनका इतिहास भूगोल बदल जाएगा। सब आने वाले 100 वर्षों में क्या हम अखंड भारत का नक्शा देख सकते हैं सांस्कृतिक रूप से? बिल्कुल डेफिनेटली देख सकते हैं। हिंदुस्तान की जो भी नेबरिंग कंट्री हैं जी। वो आस्ता आस्ता जो है हिंदुज़्म को एक्सेप्ट करेंगी, आदि सनातन को एक्सेप्ट करेंगी और स्वतः हिंदुस्तान का पार्ट बनेंगी। और जो हमारा जो अखंड भारत का जो सपना है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में पूर्ण होगा। वैसे मुझे लगता है सर ये आपकी सबसे बड़ी भविष्यवाणी है कि हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री के ही कार्यकाल में अखंड भारत का ख्वाब जो हम एक लंबे समय से देखते हैं वो पूर्ण होता हुआ हमें नजर आएगा। इसी ख्वाब में आपकी इसी वीडियो को मुझे लगता है बलूचिस्तान के लोग भी ज़रूर देखेंगे, और वो अपने बारे में आपसे ज़रूर जानना चाह रहे होंगे कि वो एक लंबे समय से जो अपनी खुद की आज़ादी के लिए जो जंग लड़ रहे, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें भारत अगर उनका साथ अगर भविष्य में देता है और 100% अगर देगा भी, तो क्या उन्हें पाकिस्तान से मुक्ति पाए, खुद का वो अपना अस्तित्व पा डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि ये तो अभी शुरू हुआ है। जी। और 5 खंड में पाकिस्तान की विभाजित होने की भविष्यवाणी 6 साल पहले कर दी गई थी। जी। इवन इमरान खान प्रधानमंत्री बनेंगे, इमरान खान को पता नहीं था, मैंने भविष्यवाणी कर दी थी। इवन ये भी बोला था आई नाम का बंदा, लाहौर से पैदा हुआ बंदा जो है पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा, जेल जाएंगे, ये भी बता दिया था आपने। जेल की भी आपकी भविष्यवाणी की थी। और उनके ऊपर जो अटैक हो रहे हैं अभी, जो हो रहा उनके साथ, इसकी भी भविष्यवाणी की हुई। सर बस जाते जाते आने वाले कल को लेकर, भारतीयों को लेकर, देशवासियों को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बी यूनाइटेड, धर्म की रक्षा,
सर्वोपरि धर्म है। जी। और धर्म की रक्षा में अगर आपको बलिदान भी देना पड़ता है तो वो बहुत छोटी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़ है आपको संगठित रहना है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आपको अग्रसर रहना है। हिंदू राष्ट्र की जो मुहिम है ये चलती रहनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके हिंदू राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। मैं देश की आवाम से ये चाहता हूँ। नमस्कार। सत्य सनातन सर्वथा।